वेलकम। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट के बारे में। न्यूट्रिशन इन प्लांट दोस्तों, इससे पहले हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में जान चुके हैं। न्यूट्रिशन किस तरह से होता है, क्या है, और इसके जो टाइप्स हैं वो अलग अलग टाइप के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है प्लांट का न्यूट्रिशन। प्लांट में किस तरह से न्यूट्रिशन होगा। इससे पहले हम लोग जान चुके हैं कि प्लांट में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है और उसमें भी फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी इस ये जो ऑर्गेनिज्म है, यानी प्लांट अपना फूड खुद से ही बनाता है, लेकिन इसमें लाइट एनर्जी का यूज करता है। लाइट एनर्जी यानी सनलाइट का यूज करके प्लांट खुद से ही अपना फूड का फॉर्मेशन करता है। इसलिए हम लोग जो न्यूट्रिशन है ये उसको बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब इसमें हम लोग थोड़े से आगे अब इसमें हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसे होता है। जैसा कि हम जानते हैं, प्लांट के फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस लाइट के प्रेजेंस में फूड का फॉर्मेशन, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। 11th में आपको स्पेशली फोटोसिंथेसिस के बारे में काफी डीपली दिया गया है, लेकिन अभी हम लोग केवल जितनी आवश्यकता है उसी हिसाब से हम लोग जानेंगे और उससे थोड़ा ज्यादा भी जानेंगे, इतना कि एक बोर्ड एग्जाम में कहीं भी कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो चलिए बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस, ऐसा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिसमें ग्रीन प्लांट्स सनलाइट का यूज करके फूड का फॉर्मेशन करता है। किससे? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से सनलाइट के प्रेजेंस में जब ग्रीन प्लांट्स फूड का सिंथेसिस करता है, इसी प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इसको अगर हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर फूड फ्रॉम inorganic substance in presence of sunlight is called photosynthesis. The process of autotrophic nutrition in which green plants synthesize their food from inorganic substance in presence of sunlight is known as photosynthesis. इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में मेनली प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करता है और इससे ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। साथ में ऑक्सीजन रिलीज भी होता है, ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट बनता है और वो रिलीज होता है। एक बात जो यहाँ नोट करने वाली है वो ये है कि जिस टाइम फोटोसिंथेसिस होगा यानी डे टाइम में सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से इंटर करता है प्लांट में और रूट से वाटर एब्जॉर्ब करता है प्लांट। दोनों कंबाइंड होने के बाद सनलाइट इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है सनलाइट के प्रेजेंस में, और साथ में बनता है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वाटर से रिलीज होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि ये जो फोटोसिंथेसिस के टाइम में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होता है वो किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का है या फिर वाटर का है। तो हम लोगों को याद रखना है ये वाटर मॉलिक्यूल का ही ऑक्सीजन होता है जो रिलीज होता है। इससे आगे जब हम लोग फोटोसिंथेसिस को लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन देखेंगे तब इसमें क्लियरली पता चलेगा कि ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वो कहाँ से आया है। अभी के लिए हम लोग बस इतना जानते हैं कि ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल से ही रिलीज होता है। उसके बाद आइए हम लोग आगे जानते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में थोड़ा सा और। फोटोसिंथेसिस एक फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस। फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस मीन्स फोटो यानी सनलाइट के प्रेजेंस में, बायो लिविंग ऑर्गेनिज्म में और केमिकल रिएक्शन से, इसलिए हम लोग इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस के टाइम में लाइट एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी हम लोग जानते हैं ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज C6H12O6 ये मॉलिक्यूल बनता है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो लाइट एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हुआ है, केमिकल एनर्जी में। इसके बाद एक और बात याद रखनी है जो है फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस एंड इंडोथर्मिक प्रोसेस। एनाबॉलिक मीन्स जब दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के कोई तीसरे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है तब इसको हम लोग बोलते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। और इंडोथर्मिक का मतलब है इसमें एनर्जी कंज्यूम किया जाता है और सनलाइट इसमें यूज होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इंडोथर्मिक प्रोसेस। यानी एनर्जी जब कंजप्शन हो किसी प्रोसेस में तो उसको इंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या जरूरत हो सकता है। रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस।
अगर फोटोसिंथेसिस होगा कहीं यानी प्लांट में, तो उसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, इसी को बोलते हैं रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट हम लोग वर्षों से जानते हैं फोटोसिंथेसिस करता है, और कब करता है? डे टाइम में, दिन के टाइम में, क्योंकि सनलाइट दिन में ही होगा, इसलिए सोलर एनर्जी का यूज करता है दिन के टाइम में और फूड का फॉर्मेशन करता है। तो जो सबसे पहला रॉ मटेरियल है वो है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी, और ये कहाँ से मिलेगा? फ्रॉम सन। सन से जो लाइट गिर रहा है फोटोन के फॉर्म में, हम लोग जानते हैं कि ये सन का जो लाइट है ये फोटोन से बना हुआ है। फोटोन, फोटोन फोटोन किसको बोलते हैं? एनर्जी पैकेट्स, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ऑफ एनर्जी। सनलाइट फोटोन से बना हुआ है, और फोटोन क्या है? ये एनर्जी का पैकेट है। तो यही जब सनलाइट के फॉर्म में प्लांट पे गिरेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा कौन? प्लांट में जो प्रेजेंट है क्लोरोफिल, और उसी एनर्जी का यूज करके फूड का फॉर्मेशन करता है। इसमें भी स्पेशली अगर हम लोग बात करें कि सोलर एनर्जी यानी सनलाइट 7 कलर से बना होता है, जानते हैं हम लोग, विबग्योर। और इसमें भी स्पेशली रेड लाइट और ब्लू लाइट। रेड लाइट और ब्लू लाइट में मैक्सिमम सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। इस ऑब्जेक्टिव के लिए इसको याद रखना है कि ब्लू लाइट एंड रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो सबसे हाई है। इसके अलावा इसमें बात करें अगर, तो जो लाइट का वेवलेंथ होना चाहिए वो 400 से 700 नैनोमीटर के बीच होना चाहिए। 400 से 700 नैनोमीटर के बीच का जो लाइट है उसी को क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ये एब्जॉर्ब करता है और फिर एनर्जी में कन्वर्ट करता है, फूड में कन्वर्ट करता है। इसके बाद हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्लोरोफिल के बारे में। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या है? ये एक ग्रीन पिगमेंट है। ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट ये एक तरह का केमिकल कंपाउंड है, और इसका फॉर्मूला भी होता है C55H72O5N4Mg। ये इसका केमिकल फॉर्मूला है, और इसमें मैग्नीशियम एक सेंट्रल एटम है। मैग्नीशियम कंटेनिंग कंपाउंड है क्लोरोफिल, और इसके पास कैपेसिटी है कि ये लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, और इसका कलर होता है ग्रीन। इसलिए जो जिस पार्ट में क्लोरोफिल प्लांट में प्रेजेंट होगा वो पार्ट हम लोग को ग्रीन दिखाई देगा। जैसे लीफ, मैक्सिमम अमाउंट में जो क्लोरोफिल है वो लीफ में पाया जाता है, इसलिए हम लोगों को ये लीफ ग्रीन दिखता है। और जो भी पार्ट, जैसे अगर कोई स्टेम है वो भी अगर ग्रीन है, तो इसका मतलब उसमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लोरोफिल का बस इतना काम है कि ये लाइट को एब्जॉर्ब करे और इस एनर्जी को ट्रांसफर कर देगा, और फिर वो कन्वर्ट होगा बहुत सारे प्रोसेस से, उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है फूड में। आगे अगर बात करें, दूसरा जो रॉ मटेरियल है वो है वाटर, H2O। इसका सोर्स है सॉइल। ये प्लांट में सॉइल से एब्जॉर्ब करता है रूट हेयर्स, थ्रू रूट हेयर्स। सॉइल से वाटर इंटर कर जाएगा रूट हेयर में, और उसके बाद जाइलम वेसल में, जाइलम वेसल, और जाइलम वेसल से फिर लीफ में। इस तरह से वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है लीफ तक, और यही फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होगा। तीसरा रॉ मटेरियल है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इसका सोर्स है एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, और ये लीफ में इंटर करता है फ्रॉम एटमॉस्फेयर। लीफ में एटमॉस्फेयर से इंटर कर जाएगा। लीफ में एक छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स पाए जाते हैं, माइन्यूट पोर्स, जिसको बोला जाता है स्टोमाटा। स्टोमाटा, ये स्टोमाटा एक ओपनिंग है, और ये स्टोमाटा 2 गार्ड सेल से बना होता है। ये स्टोमाटा ओपन और क्लोज होता है, तो डे टाइम में ये ओपन होगा और इसी से इंटर कर जाएगा कौन? CO2 बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस, हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ जब कोई सब्सटेंस मूव करता है तब उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। तो एटमॉस्फेयर में CO2 का अमाउंट ज्यादा है एज कंपेयर टू लीफ, इसलिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है डिफ्यूजन प्रोसेस से CO2। तो इस तरह से ये है रॉ मटेरियल। अब हम लोग बात कर लेते हैं, एक छोटी सी बात और है फोटोसिंथेसिस में, जिसका नाम है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा? ऑब्वियस सी बात है, ये प्लांट में ही होता है, लेकिन प्लांट में कहाँ पर होता है, किस पार्ट में होता है, इसकी हम लोग बात करते हैं। प्लांट में
मेनली रूट, स्टेम और लीफ। लीफ ये तीन पार्ट है। मेनली लीफ में होता है, लेकिन जो भी पार्ट ग्रीन है प्लांट का, अगर स्टेम ग्रीन है तो इसमें भी फोटोसिंथेसिस होगा। मेनली तो लीफ ग्रीन होता ही है, तो मेन जो पार्ट है वो लीफ है जहां पर फोटोसिंथेसिस होता है। इसके अलावे जो भी पार्ट, जिस पार्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट है यानी ग्रीन दिख रहा है, उस पार्ट में भी फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। अब हम लोग जानते हैं अगर कोई लीफ है तो इसका जब ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं टीएस, तब हम लोग को इसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है और वो कुछ कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ऊपर के साइड में जो हम लोग देखेंगे अगर लीफ को कट करके ट्रांसवर्स सेक्शन, तो अपर सरफेस लीफ का वहां होता है अपर इपिडर्मिस, एक सेल का लेयर है जिसको बोलते हैं अपर इपिडर्मिस। उसके जस्ट नीचे में बहुत सारा रेक्टेंगुलर शेप का सेल है, रेक्टेंगुलर सेल्स, और इस सेल को हम लोग नाम देते हैं पेलिसेड लेयर, पेलिसेड लेयर। और उसके नीचे में बहुत सारा ओवल सेल है, स्पॉन्जी सेल्स, स्पॉन्जी सेल। और इसके जस्ट नीचे में मिलेगा लोअर इपिडर्मिस, लोअर इपिडर्मिस। और लोअर इपिडर्मिस में ही किसी किसी जगह पे गार्ड सेल मिलता है और यहीं पर एक ओपनिंग बनता है जिसको बोलते हैं स्टोमाटा। किसी किसी जगह पर गार्ड सेल मिलेगा और इसी ओपनिंग को बोलते हैं स्टोमाटा। इसी के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन का डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। तो ये जो लीफ का स्ट्रक्चर है, ये लीफ का जो ट्रांसवर्स सेक्शन का स्ट्रक्चर है, इसमें हम लोग देख सकते हैं बहुत सारा सेल है और ये सेल मीजोफिल सेल कहलाता है कंबाइंडली। इसको बोलते हैं मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, यानी थाउजेंड्स में, ग्रेटर देन 1000, यानी 1000 से भी ज्यादा क्लोरोप्लास्ट एक सेल में हो सकता है। और हम लोग जानते हैं क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसी क्लोरोप्लास्ट में होगा फोटोसिंथेसिस। तो अगर तो बात करें अगर, तो सबसे जो मेन पार्ट है लीफ, लीफ के अंदर बहुत सारे सेल, और सेल के अंदर जो मीजोफिल सेल स्पेशली उसमें है क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि मीजोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट का अमाउंट ज्यादा है, इसलिए सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस यही होता है। अगर ये कोई सेल है, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जानते हैं न्यूक्लियस, और इसके अंदर एक छोटा सा सेल ऑर्गेनेल जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। अगर इस क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये कुछ इस तरह का डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेनस। और इसके अंदर बहुत सारे डिस्क शेप के स्ट्रक्चर हैं जिसको कहा जाता है थैलेक्वाइड, और ये एक दूसरे से कनेक्टेड होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रोमा लेमिला। और इसके बाहर में जो स्पेस है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा, और ये थैलेक्वाइड, थैलेक्वाइड। और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस होगा। जब सनलाइट इस क्लोरोप्लास्ट पे पड़ता है तो यहाँ पर प्रेजेंट है इस थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल। यही थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन है जिसके अंदर है क्लोरोफिल पिगमेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट। और यही लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और फिर आगे का जो प्रोसेस है उसको कन्वर्ट करके फूड में कन्वर्ट करता है। अब इसके बाद फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, उसका क्या मैकेनिज्म है, इसको हम लोग देखेंगे। तो लिखेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस होगा अगर क्लोरोप्लास्ट में तो किस तरह से होगा, कैसे होगा, किन किन स्टेप में होगा। इसको 11th में काफी डिटेल में दिया गया है, लेकिन हम लोग बस इतना करना है कि हमारा क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। तो आइए बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म के बारे में। फोटोसिंथेसिस मेनली दो स्टेप में कंप्लीट होता है। एक को बोलते हैं लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, और दूसरा है डार्क रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस जब भी होगा तो इस क्लोरोप्लास्ट में होगा, और इसी क्लोरोप्लास्ट में ये लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों होता है, तब जाके फूड का फॉर्मेशन होता है। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों ही डे टाइम में होता है। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग जानते हैं फोटोसिंथेसिस धूप होगा जब, दिन होगा, दिन के टाइम होगा। लेकिन ये लाइट रिएक्शन, ये डार्क रिएक्शन नाम ऐसा है क्योंकि लाइट के प्रेजेंस, लाइट डिपेंडेंट है इसलिए इसको लाइट रिएक्शन बोलते हैं, और ये लाइट इंडिपेंडेंट है, लाइट इसके लिए जरूरत नहीं है, तब इसलिए इसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन। हालांकि दोनों ही डे टाइम में होता है। अब इसके बाद सबसे पहले स्टेप की बात करें अगर, लाइट रिएक्शन।
ये क्या है और ये कहाँ होगा, कैसे होगा? पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस का पहला स्टेप है। इट इज कंप्लीटेड इनटू थैलेक्वाइड। थैलेक्वाइड, ये क्लोरोप्लास्ट के थैलेक्वाइड में होता है। ये थैलेक्वाइड क्लोरोप्लास्ट के थैलेक्वाइड में होगा। इट इज लाइट डिपेंडेंट स्टेप। ये लाइट डिपेंडेंट है, ये डायरेक्ट लाइट यानी सोलर एनर्जी का यूज करता है, इसलिए इसको बोलते हैं लाइट डिपेंडेंट। अब इसमें होता क्या है, तो सबसे पहली चीज इसमें जो है लाइट रिएक्शन में वो है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर मॉलिक्यूल टूटता है, ब्रेक होता है। कैसे ब्रेक होता है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल जब इस पे सनलाइट यानी फोटोन सोलर एनर्जी इंसिडेंट होगा तो ये टूट जाएगा हाइड्रोजन आयन में, प्लस इलेक्ट्रॉन में और प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। ये जो वाटर मॉलिक्यूल का बॉन्ड है ये ब्रेक होगा और यहीं से ऑक्सीजन रिलीज होगा और हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन बनेगा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ये कहाँ से आया है, वाटर से। तो इसको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वाटर से रिलीज होता है, CO2 का ये नहीं है। दूसरा जो काम है लाइट रिएक्शन में वो क्या है, वो ये है फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलिट्री पावर। एसिमिलिट्री पावर, एसिमिलिट्री पावर का फॉर्मेशन। एसिमिलिट्री पावर किसको बोलते हैं, एसिमिलिट्री पावर का मतलब है हाई एनर्जेटिक कंपाउंड NADPH2 और ATP का फॉर्मेशन। जैसे ATP है एनर्जेटिक कंपाउंड है ये, उसी तरह एक कंपाउंड और है जिसका नाम है NADPH2, ये भी हाई एनर्जेटिक कंपाउंड है। ये दोनों हाई एनर्जेटिक कंपाउंड है, हाई एनर्जेटिक कंपाउंड। इसी का फॉर्मेशन होता है किसके हेल्प से, ये जो हाइड्रोजन आयन है और इलेक्ट्रॉन है नेचुरली प्रेजेंट है प्लांट में NAD+, और इससे जुड़ता है हाइड्रोजन आयन और प्लस इलेक्ट्रॉन और तब फॉर्मेशन होता है NADPH2 का। इसी तरह नेचुरली प्रेजेंट है ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और हाइड्रोजन आयन, जब ये तीनों मिलेगा तब बन जाएगा ATP। तो इसी दोनों फॉर्मेशन के लिए हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन वाटर मॉलिक्यूल से टूटा था, तो फॉर्मेशन हो चुका है NADPH2 का और ATP का। अब इसका ही इस्तेमाल करके डार्क रिएक्शन में फूड का फॉर्मेशन होता है। तो आइए कैसे होता है देखते हैं डार्क रिएक्शन। तो दूसरा जो स्टेप है फोटोसिंथेसिस का वो है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन सेकेंड स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट अकर्स इन स्ट्रोमा। स्ट्रोमा, ये क्लोरोप्लास्ट देख चुके हैं हम लोग इससे पहले, क्लोरोप्लास्ट उसके अंदर में थैलेक्वाइड और ये जो स्पेस है इसी को कहा जाता है स्ट्रोमा। तो डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है और अभी जो लाइट रिएक्शन हुआ वो किस में हुआ है, इस थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन में हुआ है और यहीं से NADPH2 और ATP फॉर्म होके अब इस स्ट्रोमा में आ चुका है और यही कंप्लीट होगा डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन लाइट इंडिपेंडेंट फेज। इसके लिए डायरेक्ट लाइट की जरूरत नहीं है, लेकिन इससे पहले लाइट रिएक्शन होना जरूरी है। तो डार्क रिएक्शन जब भी होगा लाइट रिएक्शन के बाद होगा, क्योंकि लाइट रिएक्शन से ही NADPH2 और ATP का फॉर्मेशन हुआ है और इसी का यूज होता है डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन को हम लोग ऑल्सो नॉन एज, इसको दूसरे नाम से जानते हैं केल्विन साइकिल, या इसी को बोलते हैं C3 साइकिल। और एक और नाम है इसका जिसको कहा जाता है बायोकेमिकल फेज। बायोकेमिकल फेज, क्योंकि इसमें लाइट जरूरत नहीं है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं बायोकेमिकल फेज। और C3 इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो फर्स्ट प्रोडक्ट है इसमें वो बनता है 3 कार्बन का प्रोडक्ट, 3PGA, 3 कार्बन का प्रोडक्ट बनता है। अभी हम लोग देखेंगे कैसे बनता है और साइंटिस्ट के नाम पे इसको कहा जाता है केल्विन साइकिल। तो याद रखना है डार्क रिएक्शन नहीं है, अगर डार्क रिएक्शन की जगह पर केल्विन साइकिल भी दे दिया जाए तो एक ही बात है। और केल्विन साइकिल ज्यादा फेमस है, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जाता है केल्विन साइकिल कहाँ होता है। डार्क रिएक्शन एक साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस, यानी ये एक साइकिल के फॉर्म में कंप्लीट होता है। डार्क रिएक्शन में 3 बातें हैं,
तीनों बार बार रिपीट होती है। डार्क रिएक्शन में 3 स्टेप है। डार्क रिएक्शन में सबसे पहले क्या होगा, नेचुरली प्लांट में प्रेजेंट है स्ट्रोमा में एक कंपाउंड है जिसका नाम है आरयूबीपी। आरयूबीपी एक कंपाउंड है, नेचुरली प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट में, और ये कार्बन डाइऑक्साइड से अटैच होता है। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एटमॉस्फेयर से जो आया है उससे कंबाइंड होगा और एक कंपाउंड बनाता है जिसको बोलते हैं पीजीए, 3 पीजीए। ये 3 कार्बन का कंपाउंड है इसलिए इसको C3 साइकिल बोलते हैं, इसलिए 3 लगा हुआ है। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ये पहला कंपाउंड है जो बना है। कैसे बना है, आरयूबीपी CO2 से कंबाइंड हुआ है तब जाके पीजीए बना है, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन। फिर ये जो 3 पीजीए है ये रिड्यूस होगा और इसके लिए लाइट रिएक्शन में जो NADPH2 बना था और ATP बना था, इसी का यूज अब यहाँ होता है और बन जाता है ट्रायोज फॉस्फेट। ट्रायोज फॉस्फेट, ये ट्रायोज फॉस्फेट बनेगा और इस प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन। रिडक्शन ट्रायोज फॉस्फेट को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में और ग्लूकोज से फिर सुक्रोज बन जाता है, और जो इसका रिमेनिंग पार्ट है वो फिर कन्वर्ट हो जाएगा आरयूबीपी में, और इसमें एटीपी का कंजम्पशन होता है। तो ट्रायोज फॉस्फेट का रिमेनिंग पार्ट एटीपी एनर्जी का यूज करके बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा आरयूबीपी में, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन। तो ये है साइक्लिक प्रोसेस डार्क रिएक्शन का, यानी केल्विन साइकिल का। सबसे पहला इसमें काम जो हुआ है वो है कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन का मतलब है आरयूबीपी जो नेचुरली प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट में, CO2 से कंबाइंड करके बना लेता है पीजीए। फिर इसमें NADPH2 और ATP मॉलिक्यूल रिडक्शन में यूज होता है और फिर ये बना देगा ट्रायोज फॉस्फेट, और फिर इसी ट्रायोज फॉस्फेट से बहुत सारा एंजाइम इसको कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में, और फिर रिमेनिंग पार्ट है इसका वो ATP एनर्जी यूज करके रीजनरेट होता है किसमें, आरयूबीपी में। यही साइकिल बार बार घूमता रहेगा और हम लोगों को ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता रहेगा। तो इस तरह से कंप्लीट होता है डार्क रिएक्शन। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस में कैसे होता है। इससे ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में कभी नहीं पूछा गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करें। थैंक यू।